हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक विद न्यू सेशन जो कि हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा था। ये उसका सेकेंड पार्ट है। जिसने भी ये क्लास ज्वाइन करी है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाओ वहाँ पर पार्ट 1 पहले देखो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, तभी आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है वो क्या है? रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन पढ़ने के पहले ना हमें एक चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है? तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई ब्रीदिंग क्या होता है, हाँ, और रेस्पिरेशन क्या होता है। क्या हम अभी तक ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज़ समझ रहे थे, या ये दो अलग अलग सी चीज़ें हैं? तो ये हमें जानना पड़ेगा, है ना। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ये होता है सिंपल इनहेल हो करना या एक्सहेल करना। हमने इनहेल किया, सांस अंदर ली, हमने एक्सहेल किया, सांस बाहर छोड़ी, ठीक है। तो ये इनहेल और एक्सहेल करना सिंपल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या है? इनहेल जब हम कर रहे हैं तो क्या इनहेल करने के साथ साथ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है। इस ऑक्सीजन का हम यूज करके क्या करें, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, जो फूड है, उसको तोड़ दें। क्या करें? उसका ब्रेक कर दें। और ब्रेक करने के बाद उसके साथ क्या करें? वहां से हम एनर्जी निकाल लें, ठीक। तो समझ में आया कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीदिंग सिंपल इनहेल और एक्सहेल करना है, किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। रेस्पिरेशन क्या है? जो भी हमने इनहेल में ऑक्सीजन लिया है, उस ऑक्सीजन का हम यूज करेंगे और हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज, जो भी खाना हमने खाया है, उसको हम ब्रेक करेंगे, तभी हमारी बॉडी में एनर्जी बनेगी। अदरवाइज हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी, ठीक। तो ये होता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, हमने खाना खाया, खाने खाने से हमने क्या हुआ, यहाँ पे देखो लिखा है रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, फूड को हम बर्न कर रहे हैं, यानी ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स में। और किसकी हेल्प से कर रहे हैं? ऑक्सीजन की हेल्प से कर रहे हैं, और यहाँ से एनर्जी निकल रही है। अच्छा, ये सारा काम हो कहाँ रहा है? ये सारा काम हो रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है, हम एटीपी का यूज करते हैं। रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल, कि हम एटीपी मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? एडीपी मॉलिक्यूल से, ठीक है। एडीपी में हमने फॉस्फेट ऐड किया, कुछ एनर्जी का यूज किया और हमने एटीपी बना दिया। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब जो भी एनर्जी बनती है, ठीक है, उसको हम स्टोर करते हैं हमारे सेल्स में, और जब भी हमें नीड होती है तो हम उसे वाटर के प्रेजेंस में लाके तोड़ देते हैं और एडीपी का यूज कर लेते हैं, और बाकी एनर्जी हो जाती है हमारे पास काम वाम करने के लिए। अब देखो, हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कैसा? एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? वहां जहां पर हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे होंगे, या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम हो रहा होगा। तो ये देखो, ये सिंपल हमारी बॉडी में होती है। कैसा है? ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब जो भी हमने खाना खाया वो ग्लूकोज, ठीक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने इनहेल किया, ब्रीथ किया, जिससे क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली गई। हमने इसको ब्रेक डाउन किया, कहाँ पे किया? इन साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। बनता क्या है हमारे पास? पायरुवेट बन गया। अब पायरुवेट भी हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक किया, तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और एनर्जी बन गई। अच्छा, ये जो पहला प्रोसेस था ये कहाँ हुआ? जो पहला प्रोसेस था ये हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक। और जो दूसरा है ये हमारा यहाँ जो पायरुवेट से आगे बना है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं अब, ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब जहां पर हमें ऑक्सीजन का यूज नहीं है। ये जो भी काम है ये हमारा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, लेकिन वहां ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कहाँ? एरोबिक में। और यहाँ पर हमारी एनर्जी जो होगी वो थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखो क्या है, ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। यहाँ पर पायरुवेट बन गया। पायरुवेट बनने के बाद अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये लैक्टिक एसिड बन गया मसल्स में, ये हमारे अंदर काम हुआ। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ फंगस के अंदर भी होता है। इसमें क्या होता है, देखो ग्लूकोज है,
सेम काम है, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, अब उसे आगे ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। देखो जैसे इसको मत देखो, ये वाला देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसे बहुत सारे स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यानी वहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर OH लगा होता है, HOH ऐसे करके, और यहाँ पर ये जो डॉट्स होते हैं ये कार्बन होता है। ठीक, तो ग्लूकोज कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक हो जाता है, कैसे में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी O2 है वहाँ पे। ठीक, पायरुवेट हुआ, पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और बाकी की एनर्जी बन गई। अब देखो 3 केसेस आ सकते हैं हमारे पास। पहला क्या हमने पढ़ा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सारा काम हो रहा है, यानी ये हमारी बॉडी का काम है, सब कुछ हमारी बॉडी में जो हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने इसको ब्रेक किया, कहाँ ब्रेक हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या बनाया इसने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाई। ठीक, उसके बाद ये भी हमारी बॉडी में हो रहा है। ये कब हो रहा है? जब हम विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं। विगरस एक्सरसाइज, हम रनिंग कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जिसमें हमें फिजिकल बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। अगर हम फिजिकली बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है? क्योंकि अब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है ना। तो जितना ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी आपको ऑक्सीजन उतना ही चाहिए होगा। अगर ऑक्सीजन उतना नहीं हुआ तो आपका फूड ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो देखो क्या हुआ कि ऑक्सीजन कम हो गया। ठीक है, होगा कुछ अमाउंट में होगा, ऐसा नहीं कि एकदम ऑक्सीजन नहीं होगा, कुछ अमाउंट। तो ये हमारे मसल्स में होगा, तो मसल्स हमारा लैक्टिक एसिड बना लेगा, एनर्जी बना लेगा। लैक्टिक एसिड भी आपका एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अच्छा देखो, ये क्या आपने कभी देखा है कि जैसे नस वस चढ़ जाती है, हम कहते हैं ना दौड़ते दौड़ते अचानक से क्रैम्प आ गया, तो ये जो क्रैम्प आना होता है ना, ये ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन है और वहां पर आपका लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इन ईस्ट पहली चीज क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, होता क्या है? ये एक फंगस है। ठीक, इसमें देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर बिल्कुल इसे नहीं मिल रहा, तो क्या बनाएगा? ये एक एथेनॉल बना लेगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। क्या इसका फॉर्मूला? C2H5OH होता है, सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना जो कि CO2 होता है और एनर्जी बन गई। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको रिवाइज करना मत भूलना। अब देखो रेस्पिरेशन में क्या पाथवे चलता है आपका। रेस्पिरेशन हमें करना है तो पहला आपका नोज आता है, यहाँ पे है ना नोज। अच्छा नोज यहाँ पे लिख लो, नोज। नोज से आपका जाएगा कहाँ पर? ये देखो नोज है, नोज से जाएगा आपका एयर नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी में जाने के बाद जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पाथवे है। क्या है ये? कॉमन पाथवे होता है किसके किसके लिए? फूड के लिए भी है ये, है ना, और साथ में आपका एयर के लिए भी है। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद आपका डिवीजन हो जाता है। किसका डिवीजन हो जाएगा? एक तो लैरिंग्स का हो जाएगा और दूसरा आपका फूड पाइप का यानी ईसोफेगस का हो जाएगा। ठीक है, तो लैरिंग्स क्या है? ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ गई? लैरिंग्स में गई। लैरिंग्स में जाने के बाद आपका डिवीजन हो जाता है। पहले तो ट्रैकिया मिल गया, ठीक है, ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया में जाने के बाद आपका डिवीजन मिल जाएगा ब्रोंक्यूल्स में। देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, होता है, इसको ब्रोंक्यूल ही कहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल में एक इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इसमें जाने के बाद ये राइट लंग हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ पर आपकी एयर चली जाएगी और यहाँ पर ही आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो एक मस्क्यूलर सा कह सकते हो ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में हमारा जो लंग्स का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उस पर डिपेंड करवाता है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एयर एंटर करी, है ना, नोज से एयर एंटर करी, ये गई अपना लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद ब्रोंक्यूल्स में ये जाके इधर से इधर डिवाइड हो गई। डिवाइड होने के बाद कहाँ गई? एल्वियोलाई में। तो देखो एल्वियोलाई कुछ ऐसी दिखती हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और गुच्छे होते हैं। अंगूर का गुच्छा देखा है? सेम वैसा ही होता है ये।
ठीक है। और इसके ऊपर आपकी ये ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज फैली हुई होती हैं। यहाँ पर ही हमारा एक्सचेंज कराना होता है। अच्छा, यहाँ पे कौन से एपिथेलियल टिश्यू की बनी है? क्या ये एपिथेलियल वाला हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना? तो यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की ये बनी हुई होती है। अब अच्छा, मैकेनिज्म देखो क्या है। मैकेनिज्म है कि जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने से क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है, ये वाला देखना, ब्रीदिंग, ठीक, लंग्स है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ गया मतलब फूल गई कोई चीज़, है ना? तो जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर की तरफ आती है, यानी इसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के साथ साथ देखो हमारा जो डायाफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। आप इंस्पायर करके देख सकते हो। ऐसे किया हमने तो क्या हुआ कि आपका जो डायाफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया और जो चेस्ट होगा वो आपका एक्सपैंड कर जाएगा, और साथ में जो यहाँ पर प्रेशर है इंटरनली वो बढ़ जाएगा। ठीक, ब्रीदिंग आउट में क्या होगा, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, अंदर के साइड पर चली जाएगी, डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, यानी ये हमेशा ऐसे डोम शेप का रहता है। जब ये डोम शेप का है तो ये रिलैक्स पोजीशन में है, ठीक, और जब ये ऐसे स्ट्रेट हो जाता है यानी फ्लैट, तब ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है। अब क्या हुआ, अब जब हमने इनहेल बाहर कर दिया तो क्या अब हमारा जो भी लंग्स थे वो स्वेलिन हो रखे? नहीं, अब तो ये चिपक चुके हैं ना, तो क्या होगा कि अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इतना समझ में आया? इतने में किसी को कोई डाउट है अगर, तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट्स में पूछ सकता है, कहीं टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्यों? क्योंकि भाई रेस्पिरेशन हो गया है ना। अब रेस्पिरेशन में जो भी ऑक्सीजन हमारे पास आया है, क्या सिर्फ और सिर्फ उसको ज़रूरत लंग्स की है? मतलब लंग्स को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है? नहीं, पूरी बॉडी को ही है ना। तो अब पूरी बॉडी में कैसे पहुंचाएंगे, क्या करेंगे, कौन है जो पहुंचा के लेके जाता है, ये पढ़ेंगे। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास ब्लड आता है। ब्लड हमारे पास ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड को करेगा, ऑक्सीजन को करेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा। ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स भी होती हैं। क्या हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था, नहीं, क्लास 9th में है वो, उसमें मैंने एक फ़ोटो दिखाई थी। फ़ोटो कैसी आप इमेजिन कर सकते हो, ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल जो है, जो वाटर फील्ड है, वो आपका हो गया प्लाज्मा, ठीक। और जो यहाँ पर लोग स्विम कर रहे हैं, 1 2 3 लोग स्विम कर रहे हैं, तो एक आपका रेड ब्लड सेल्स हो गए, एक आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गए, और एक आपके प्लेटलेट्स हो गए। तो आपको समझ में आया कि ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हम किसको कहते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब उसके बाद है प्लाज्मा क्या करता है, फूड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराएगा। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं ऑक्सीजन का। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, किल करते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स और प्रोटेक्ट द बॉडी। ये हमारी इम्यूनिटी बनाने का काम करते हैं। कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो WBC गन लेके बैठा रहता है, जैसे ही तुम आओगे हम तुम्हें किल कर देंगे। प्लेटलेट्स क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कि हमें अगर कभी चोट लगती है, कुछ होता है, खून बहने लगता है, तो क्या वो बहता ही रहता है? ऐसा तो नहीं होता ना, कुछ समय बाद वो रुक जाता है। तो कुछ समय बाद कौन रोक रहा है उसको प्लेटलेट्स रोक रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद आता है हमारे पास आर्टरी, है ना। आर्टरी क्या करती है, ये प्योर ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल अदर पार्ट, ठीक है। क्या करती है, हार्ट से लेके जाती है बॉडी के सारे पार्ट में। कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, और इसके बीच में कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती। मतलब जो ब्लड जाता है ना ऑक्सीजन लेके, वो बहुत प्रेशर से जाता है, ठीक है। अब वेन क्या करती है, वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है टू द हार्ट, की हार्ट के पास तक लेके जाती है। ये थिन वॉल्ड होती है, और यहाँ पर वॉल्व्स होती हैं, मतलब प्रेशर से ब्लड नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। जैसे आप कोई चीज़ जा रही है, उंगली लगा दो, रोक दो, 2 मिनट रुक जाओ, आगे वाले को जाने दो,
फिर थोड़ी देर बाद हटा दो उंगली, है ना, तो ऐसे करता है ये। कैपिलरीज क्या है, ये वेरी नैरो थिन ब्लड वेसल्स हैं जो कि आर्टरी और वेन्स दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों बनी होती है। यहाँ पर ही आपका फूड, वाटर, इन सब का एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ तुम्हें दिख जाएगा, देखो आर्टरी कैसा दिख रहा है आपको, थिक वॉल्ड है, देखो ये भी वॉल, ये भी वॉल, ये भी वॉल दिख रहा ना। उसके बाद वेन में देखो क्या है, थिन वॉल्ड है, इतनी ही सी वॉल है, ठीक। और देखो यहाँ पर वॉल प्रेजेंट है, बीच में थोड़ी थोड़ी गेट जैसा लगा है, गेट है ना, गेट समझ लो। भाई भीड़ बहुत बढ़ चुकी है आगे, तो हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, थोड़ी देर रुक जाओ, जब वहां पे वो लोग खाली हो जाएंगे फिर हम तुम्हें जाने देंगे। बीच बीच में रोक रोक के काम करता है। आर्टरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वेन से जो ब्लड जाता है वो लेस प्रेशर से जाता है, मतलब आराम से जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, धीमे धीमे जाना है। इससे क्या है, एक साथ सबको रिलीज कर दिया, तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से आपका ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। और देखो आर्टरी ही आगे जाके आर्ट्रियोल्स बना लेती हैं और आगे जाके ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेन्स वेन्यूल्स बना लेते हैं और ये कैपिलरी आगे बना लिया इसने, ठीक। तो ये क्या है, ये गुच्छा जैसा कुछ बनता है जहां पर हमें एक्सचेंज कराना है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि अब आगे क्या है और कैसे पढ़ेंगे। चलो अब हम आर्टरी और वेन का डिफरेंस देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। आर्टरी हमेशा क्या करेगी, हार्ट से लेके जाएगी बॉडी में ब्लड, बैक टू द हार्ट। तो भाई इसमें हार्ट ब्लड कैसा होगा, आर्टरी में ब्लड कैसा होगा अगर वो पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, अगर इसमें हार्ट से लेके जा रहा है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मतलब पल्मोनरी आर्टरी ऐसा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी हार्ट में लाती है। प्रेशर क्या होता है, आर्टरी में मैंने बताया प्रेशर हाई होता है, इसमें प्रेशर लो होता है। एनाटमी कैसी है, ये थिक वॉल्ड होता है, इलास्टिक होता है और मसल्स की लेयर होती है। यहाँ पे थिन वॉल होती है, इलास्टिक है और यहाँ पर मसल लेयर है, लेकिन कम है एज कंपेयर टू आर्टरी, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, हार्ट यहाँ से देखो, ये देखो। अब शुरू करते हैं पहले चेम्बर से, ठीक है। देखो इसमें होता है ये राइट एट्रियम, ठीक, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये आ गया आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये 4 रूम होते हैं, इसको समझ लो ये घर जैसा है, 4 रूम है आपके पास और बाकी आपकी पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आईवीसी, आईवीसी का मतलब होता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ देखो दिख रहा होगा तुम्हें एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का काम क्या है, ये बॉडी से ब्लड लाती हैं। ब्लू है तो मतलब यहाँ पर कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। जहां भी आपको ब्लू दिखे तो ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ आएंगे, आएंगे ये राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा चलो यहाँ पे नाम देख लेते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, इधर भी पल्मोनरी वेन है, ठीक है। बस ये आपका कुछ रियल स्ट्रक्चर है हार्ट का, ठीक है। ये देखो ये आपका इसमें नहीं इन्होंने मेंशन किया, ये है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऊपर होगा राइट एट्रियम। ये देखो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। हम देखो हार्ट मुझे यहाँ थोड़ा सा फिगर से नहीं सही लगता है समझाना, हम ऐसे समझेंगे। पहली चीज़ आप समझ लो ये घर है ना, घर के अंदर 4 कमरे हैं, किसके किसके हैं, राइट एट्रियम के हैं, राइट वेंट्रिकल के हैं, लेफ्ट एट्रियम के हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल के हैं, ठीक। अब क्या है, बॉडी से ब्लड आएगा, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा लंग्स है।
बॉडी से ब्लड आएगा कहाँ आएगा? बॉडी से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ठीक, कौन लेके आएगा? आईवीसी लाएगा और एसवीसी लाएगा, मतलब इंफीरियर वेना कावा लाएगा, सुपीरियर वेना कावा लाएगा। ठीक, इंफीरियर मतलब ये लोअर बॉडी से लाएगा, सुपीरियर मतलब ये अपर बॉडी से ब्लड लेके आएगा। अच्छा, ये ब्लड होगा कैसा? ये ब्लड कैसा होगा? ये ब्लड होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? आपका लंग्स में जाएगा। ये ब्लड कैसा होगा? ये भी डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन इसको लेके कौन जाएगा? इसको लेके जाएंगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी, हमने क्या पढ़ा? पल्मोनरी आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती हैं सारी आर्टरी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी उसमें एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, उसके बाद अब लंग्स से ब्लड लेके आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन लाएगा। क्या हमने पढ़ा है कि सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक, अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? आपका ब्लड को ले जाना है पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? अयोटा लेके जाता है। ठीक, समझ में आया इतना सब कुछ? ठीक है, बस यही आपका इतना फंक्शन है। अब देखो, जब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है तो क्या यहाँ पर एल्वियोलाई प्रेजेंट थी? एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज थी, तो यहाँ जितना CO2 है वो लंग्स को दे देंगे और लंग्स से हम ऑक्सीजन लेके आगे चले आएंगे और अपनी पूरी बॉडी में भेज देंगे। इतना सा हार्ट का सिस्टम है, शायद तुम्हें समझ आ गया होगा। देखो, ये है आपका डबल सर्कुलेशन, कि कैसे भाई, क्यों डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में ज़रूरी है? क्योंकि हम डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं कर सकते। और देखो, अगर आपको कोई ऐसे हार्ट बना के दे तो ये बिल्कुल भी गलत है। हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने तुम्हें अभी दिखाया था, ये है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, आई होप इतना समझ में आया तुम्हें। अब देखो, लिम्फ हम समझेंगे। लिम्फ क्या है? ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होगा, मतलब जहाँ पर भी आपकी कैपिलरीज है और जहाँ से एक्सचेंज कराना है वहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मा विच एस्केप्स फ्रॉम द कैपिलरी। ये प्लाज्मा से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आएगा और एक्सचेंज होगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या है? लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट की, जो डाइजेस्टेड फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेस फ्लूइड को ट्रांसफर करता है ब्लड में, और जर्म्स को भी किल करता है। ठीक, हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिशेस। तो हार्ट ऑफ मैमल कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड होता है। क्या हमने देखा था वहाँ पर 4 रूम्स थे? हाँ भाई थे। राइट और लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, जो कि हम एक सेप्टम से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की और लेस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसकी। उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का ब्लड कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड होता है, जो मिक्सिंग होती है ऑक्सीजनेटेड, बिकॉज दैट डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, कि वो लोग एनर्जी का यूज नहीं करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक, इसलिए उनके में मिक्सिंग हो जाती है कई कई टाइम पे। हार्ट फिशेस में कैसा होता है? 2 चेम्बर्ड होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, फिशेस में कैसा है? 2 चेम्बर्ड है। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कैसा है? 3 चेम्बर्ड है। और बर्ड्स और मैमल्स में कैसा है? 4 चेम्बर्ड। तो यहाँ हमने शुरुआत से एक एक्सेप्शन पढ़ा है, कौन सा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करो, आई विल आंसर। और कनेक्ट हो जाओ टेलीग्राम पे फॉर द नोट्स। और इस चैप्टर के बाद आपको मिलेगा इस चैप्टर का ओपीएन। ओपीएन क्या है? 1 पेज नोट, जिससे आप इजीली इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू।